नाज़रीन, मलका विक्टोरिया ताज बर्तानिया की 7वीं मलका थी। ये 20 जनवरी 1837 में मलका बनी और 22 जनवरी 1901 तक मलका रही। ये इस लिहाज से भी बर्तानिया की तवीलुल मुद्दत मलका थी। ये 63 साल 7 माह और 2 दिन मसनदे इक़्तिदार पर जलवा अफरोज रही। विक्टोरिया के दौर में अंग्रेज सल्तनत में हकीकतन सूरज गरूब नहीं होता था। कुर्राए अर्श पर सूरज की पहली किरण न्यूजीलैंड में पड़ती है। न्यूजीलैंड बरतानवी सल्तनत का हिस्सा था। सूरज न्यूजीलैंड के बाद जू आगे बढ़ता था, इसके रास्ते में आने वाले तमाम ममालिक, तमाम जमीनों पर बरतानिया का यूनियन जैक लहराता था। सूरज जब थक कर आंखें मूंदने लगता था तो न्यूजीलैंड में दिन का आगाज हो जाया करता था। लिहाजा यूं मलका विक्टोरिया के अहद में बरतानवी सल्तनत पर सूरज गरूब नहीं होता था। मलका विक्टोरिया ने दुनिया को बेशुमार नई चीजें, नई रवायात दी। ये रवायात, ये चीजें आज तक मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया में आज भी विक्टोरियन तर्ज तामीर मौजूद है। विक्टोरियन फर्नीचर भी आज तक बनाया जाता है। मलका विक्टोरिया जिस तर्ज की भिग्गी इस्तेमाल करती थी, वो भिग्गी बाद अज़ाब पूरी सल्तनत में अवामी सवारी बनी और विक्टोरिया कहलाई। बरतानिया में बहादुरी का सबसे बड़ा एजाज आज भी विक्टोरिया क्रॉस कहलाता है और दुनिया में प्रोटोकॉल का जदीद निजाम भी मलका विक्टोरिया ने वज़ा किया था। मलका विक्टोरिया ने वीआईपी और वीवीआईपी की बाकायदा कैटेगरीज बनवाई थी और इनकी पूरी सल्तनत में लोगों को इन कैटेगरीज के तहत सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता था। अंग्रेज दौर में तहसील की सतह पर कुर्सी नशीन और सफेद पोश 2 एजाजी ओहदे होते थे। कुर्सी नशीन का टाइटल गांव के उस शख्स को मिलता जो अंग्रेज को घोड़े, फौजी और मुखबरी देता था। कुर्सी नशीन को सरकारी दफातर में सरकारी अफसरों के सामने कुर्सी पर बैठने की इजाजत होती थी, जबकि बाकी लोग जमीन पर बैठते थे या ज्यादा से ज्यादा अफसर के सामने खड़े हो सकते थे। और सफेद पोश वो मुअज्जिज लोग होते थे जिन्हें सरकार उनकी वफादारियों से खुश होकर हर साल सफेद रंग के 2 जोड़े इनायत करती थी और ये लोग ये कपड़े पहनकर सरकारी दफ्तरों में जाते थे। सरकारी प्रोटोकॉल सफेद पोशों और कुर्सी नशीनों से शुरू होता था और मलका विक्टोरिया तक जाता था। उस दौर में सरकार लंबरदार, कांस्टेबल और पटवारी से शुरू होती थी जो कि वासराय तक जाती थी। ये वासराय मलका के गोरे गुलाम होते थे। इन लोगों को क्या क्या प्रोटोकॉल हासिल था, ये तमाम मालूमात एक सरकारी डायरी में दर्ज होती थी। ये डायरी बिलियो बुक कहलाया करती थी। ये बिलियो बुक डिप्टी कमिश्नर के कब्जे में रहती थी। ये डिप्टी कमिश्नर इसे सरकारी तिजोरी में रखता था और इसके अलावा कोई भी शख्स इस डायरी को हाथ नहीं लगा सकता था। डिप्टी कमिश्नर तबादले के बाद उस वक्त तक चार्ज नहीं छोड़ सकता था जब तक वो बिलियो बुक नए डिप्टी कमिश्नर के हवाले नहीं कर देता था। मलका का एक हुक्म सल्तनत की बिलियो बुक बदल देता था। मुल्क के तमाम मुअज्जिजीन जलील हो जाते थे और जलीलों को दर्जे मिल जाते थे। मलका विक्टोरिया ने जून 1887 में अपनी ताजपोशी की गोल्डन जुबली मनाई। मलका की गोल्डन जुबली की तकरीबात पूरी सल्तनत में मनाई गई। इन तकरीबात में 2 अहम तरीन चीजें शामिल थीं। एक, मलका ने अपनी सल्तनत के तमाम बड़े शहरों में अपने नाम की यादगारें बनवाई। ये यादगारें आज भी बरतानवी राज के तमाम बड़े शहरों में मौजूद हैं। कराची की एम्प्रेस मार्केट मलका विक्टोरिया की इसी गोल्डन जुबली के मौका पर तामीर हुई थी। दूसरा, लंदन से हिंदुस्तान तक मलका के नाम से जुबली मिशल निकली। इस मिशल ने मलका की पूरी सल्तनत का चक्कर लगाया। यह मुख्तलिफ मुल्कों और मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई हिंदुस्तान पहुंची। मिशल हिंदुस्तान के एक जिले में आती और जिला भर के लोग ढोल ताशों से इसका इस्तकबाल करते। यह हिंदुस्तान के जिस जिस जिले में आती लोग ढोल से इसका इस्तकबाल करते और आतिशबाजी का मुजाहरा होता, गाने गाए जाते और डांस किए जाते। ये इस आलम में पूरे जिले का चक्कर लगाती और चक्कर मुकम्मल होने के बाद डिप्टी कमिश्नर जिला की सरहद पर पहुंचकर इस मिशल को दूसरे जिला के डिप्टी कमिश्नर के हवाले कर देता और यूं मिशल का अगला सफर शुरू हो जाता। यह मिशल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए पंजाब पहुंची तो पंजाब हुकूमत ने जुबली के नाम से एक तवील पंजाबी गाना तैयार करवाया। ये गाना कसूर के 2 भाइयों ने तैयार किया था जो कि अनपढ़ थे। जुबली का लफ्ज इनकी जबान पर नहीं चढ़ता था, लिहाजा इन्होंने जुबली को जुगनी बना दिया। इन नामालूम फनकारों ने इस जुगनी जुबली में पंजाब के तमाम इलाकों की सकाफत बयान की। जुगनी गई मुल्तान यानी जुबली की मिशल मुल्तान चली गई। जुगनी गई गुजरात वगैरह वगैरह। यह जुगनी उस दौर में पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गई। मलका विक्टोरिया को मरे हुए आज 113 साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी जुगनी आज तक हिंदुस्तानी पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब दोनों में जिंदा है। दुनिया से सिर्फ मलका विक्टोरिया रुखसत नहीं हुई बल्कि इसकी सल्तनत भी आहिस्ता आहिस्ता बंद मुट्ठी की रेत की तरह जमीन पर बिखर गई और आज बरतानिया सिर्फ बरतानिया तक महदूद हो चुका है। अब सवाल यह है कि दुनिया की इतनी बड़ी सल्तनत खत्म कैसे हो गई। वो बरतानिया जिसकी मलका की मिशल 68 मुमालिक में घुमाई गई थी, वो बरतानिया आज सिर्फ 2,43,610 मुरब्बा किलोमीटर तक महदूद होकर क्यों रह गया। इस सवाल की बेशुमार वजूहात में से एक वजह गोरों की बिलियो बुक और प्रोटोकॉल भी था।
गोरों ने इंसानों को स्टेटस की लातादार टिकटियों पर लटका दिया था। बादशाह और मलका से प्रोटोकॉल शुरू होता था और वासराय तक आता था और वासराय से इसकी कौंसल के अरकान तक जाता था। वहाँ से सर के खिताब हासिल करने वाले लोगों तक आता था और वहाँ से होते हुए सफेद पोशों और कुर्सी नशीनों तक जाता था। यह जिस शख्स को वफादारी और हुब्बुल वतनी का परवाना जारी करते थे, सिर्फ वही शख्स वफादार और हुब्बुल वतन होता था। बाकी तमाम मशकूक समझे जाते थे और उन्हें इस शक की बुनियाद पर किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता था और गोली तक मारी जा सकती थी। सरकार के जुल्म की ये हालत थी कि ब्रिगेडियर जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोली चलाकर 370 लोग कत्ल कर दिए थे और कोई भी शख्स इसका हाथ नहीं रोक सका था। क्यों? क्योंकि जनरल डायर को मलका के अनायत करदा इख्तियारात के मुताबिक गोली चलाने का इख्तियार हासिल था, लिहाजा इसने ये इख्तियार इस्तेमाल किया और सरकार ने अवामी रद्दअमल के बाद जनरल डायर को बतौर सजा लंदन वापस भेज दिया और ये सजा 370 लोगों के कत्ल की सजा थी। ये वो प्रोटोकॉल और ये वो बेलगाम इख्तियारात थे जिन्होंने बरतानिया के ना डूबने वाले सूरज को तारीख के स्याह समंदर में डुबकी देकर बुझा दिया। बरतानिया ने तारीख के इस खौफनाक जवाल के बाद 4 बड़े फैसले किए। पहला फैसला प्रोटोकॉल का खात्मा था। बरतानिया ने लोगों के दर्जे खत्म कर दिए। आज बरतानिया में शाही खानदान मौजूद है, लेकिन इनकी शहनशाहियत सिर्फ महल तक महदूद है। ये लोग जो ही महल से बाहर आते हैं, आम बरतानवी लोगों और इनमें कोई फर्क नहीं रहता। इन्हें भी सड़क पर रोका जाता है, इनका भी चालान होता है और इन्हें भी अदालत में पेश होना पड़ता है। वजीर आजम और वुज़रा भी आम शहरियों की तरह सड़कों पर फिरते हैं। ये आम ट्रेनों और बसों में सफर करते हैं, आम जहाजों की इकोनॉमी क्लास में सवार होते हैं। बरतानिया के वुज़राए आजम 282 साल से 3 बेडरूम के घर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रह रहे हैं। शाही खानदान के पास दर्जनों महल्लात थे। हर महल के अंदर हजार एकड़ का बाग था, लेकिन फिर ये तमाम बाग अवामी पार्क बना दिए गए। 80% महल्लात भी आज म्यूजियम है और सियाह रोजाना इनकी सैर करते हैं। इस मुल्क में आर्मी चीफ हो, पुलिस चीफ हो या चीफ जस्टिस हो, किसी को कोई प्रोटोकॉल हासिल नहीं। ये लोग अपने दफातर के बाहर आम शहरी हैं। इनका दूसरा बड़ा फैसला कानून की हुक्मरानी था। बरतानिया में कोई शख्स कानून से मजबूत और बालातर नहीं। बरतानिया ने फैसला किया कि हमारे मुल्क में कानून मजबूत होगा और कोई ओहदा या कोई शख्सियत इससे बालातर नहीं होगी। बरतानिया का तीसरा फैसला जमहूरियत था। मुल्क के तमाम इख्तियारात का माखिज आवाम है। आवाम ही पार्टी या शख्सियत को मैंडेट देते हैं और किसी भी शख्स या ओहदेदार को यह मैंडेट चोरी करने का हक नहीं। मुल्क में जाली वोट या धांधली का सवाल तक पैदा नहीं होता। यहाँ बरतानिया में पिछले 100 साल में इलेक्शन धांधली का कोई इल्जाम नहीं लगा। बरतानिया का आखिरी फैसला लीडरशिप था। यहाँ के लोग सिर्फ उस शख्स को हक हुक्मरानी देते हैं जो ज़हनी, तालीमी, इखलाकी और जिस्मानी लिहाज से शानदार होता है। इनके किसी सियासतदान पर अनाज, जिद, हट धर्मी, नकल, जाली डिग्री, बेईमानी, चोरी, टैक्स चोरी, झूठ या किसी भी बड़ी बीमारी का इल्जाम लग जाए तो उसका सियासी कैरियर खत्म हो जाता है। ये सियासत के ईवानों से फारिग हो जाता है। नाज़रीन, ये वो 4 फैसले हैं जिनकी वजह से ताजे बरतानिया सिर्फ बरतानिया बनने के बावजूद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ताकत है और दुनिया भर के हुक्मरान बरतानिया के वजीर आजम और मलका से हाथ मिलाना एजाज समझते हैं। क्या आपके वजीर आजम ने इस मंजर से कुछ सीखा? मेरा ख्याल है नहीं सीखा, क्योंकि हमारे यहाँ किसी हुक्मरान ने आज तक इन मनाजिर से कुछ नहीं सीखा। ये लोग सीख सकते तो आज इस मुल्क की ये हालत ना होती। ये लोग आज भी जुगनी के उस प्रोटोकॉल से बाहर नहीं आए जिसको बरतानिया ने दूसरी जंग अजीम के बाद मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया था। हमारे आबाई मुल्क में आज भी कुर्सी नशीन और सफेद पोश मौजूद हैं। पूरी रियासत इन्हें सैल्यूट करती है और ये लोग जब तक सिस्टम का हिस्सा रहेंगे, हम उस वक्त तक जवाल के अजाब से नहीं निकल सकेंगे। मेरा दावा है हमारा वज़ीर आज़म जब तक 10 डाउनिंग स्ट्रीट जैसे 3 कमरों के मकान में शिफ्ट नहीं होता और ये अपने हाथ से दरवाजे नहीं खोलता, हम उस वक्त तक जुगनी के दौर में जिंदा रहेंगे। हम पर उस वक्त तक इस ब्लू बुक की हुकूमत रहेगी जिसने बरतानिया जैसी सल्तनत को तबाह कर दिया था। बदलना सिर्फ सियासतदानों को ही नहीं बल्कि हमें भी अपनी सोच बदलनी है।